My test, hello. Okay. So this is the third lecture of sports training, or we can say third unit. And here we are going to study the endurance, its characteristics. क्या हुआ? आवाज आ रही है मेरी सबको? Am I audible to all? Okay, fine. Here we are going to study the endurance, basic concept related to endurance, the factors determining the endurance, and the method of developing endurance. So यहाँ पे हमें endurance के बारे में पढ़ना है, तो इसमें हमें और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलेगी, कुछ टर्मिनोलॉजीज पता चलेगी, कुछ कॉन्सेप्ट पता चलेगा रिलेटेड टू एंडोरेंस. कॉन्सेप्ट बड़ा सा सिंपल सा है, टॉपिक बड़ा सिंपल सा है और इंटरेस्टिंग सा है. सो लेट प्रोसीड टू द एंडोरेंस. पहले हम ये पीपीटी से पढ़ लेते हैं, फिर एडिशनल नोट्स से देखेंगे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस. सो एंडोरेंस की अगर मैं बात करूं तो आपके माइंड में क्या आता है? लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग. लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कुछ भी वर्कआउट करना विदाउट फटिंग. इट्स एबिलिटी टू डू longer period of workout without resistance, or its ability to sustain the fatigue. Its ability of your cardiovascular system, cardiorespiratory system to work for prolonged period of time. ठीक है, तो हम जो भी बात करते हैं मेंटेनिंग वर्किंग कैपेसिटी, resist the fatigue when we do any kind of physical activity. जब भी हम कुछ वर्कआउट करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं, उसमें हम लंबे टाइम तक वर्कआउट कर सके, एक्सरसाइज कर सके और फटिक को डिले कर सके, तो वो क्या है? एंडोरेंस है. इन जनरल टर्म क्या है? ये डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट द फटिक, है ना. आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रनिंग कर पा रहे हो बिना थके. थकान तो होगी, पर इसका मतलब ये है कोई पर्सन 1 किलोमीटर रनिंग कर पा रहा है, उसमें एंडोरेंस कम है. कोई पर्सन 20 किलोमीटर रनिंग कर पा रहा है नॉर्मली, उसके लिए एंडोरेंस ज़्यादा है. तो फटिक कितनी लेट होगी, कितना डिले होगा, कितनी कम फटेगी, उतना ज़्यादा एंडोरेंस होगा, राइट. तो इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं जो एंडोरेंस को डिसाइड करते हैं. स्पोर्ट्स में एंडोरेंस का आपको बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. कई सारे फुटबॉल हो गए, वॉलीबॉल हो गए, बास्केटबॉल हो गए, 90 मिनट्स 45 मिनट्स के 2 क्वार्टर के 3 क्वार्टर 80-90 मिनट्स के लिए गेम चलता है, तो उसमें एंडोरेंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. फिजिकल फिटनेस की कई कंपोनेंट के साथ में एंडोरेंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. लो इंटेंसिटी एंडोरेंस, हाई इंटेंसिटी एंडोरेंस. अब एंडोरेंस क्या होता है, जैसे हम नॉर्मली क्लासीफाई करें, और भी कई टाइप से आपको एक बेसिस पे एंडोरेंस को क्लासीफाई करने को मिलेगा. अभी और बात करेंगे हम नोट्स से. तो यहाँ पे आप देख सकते हो लो इंटेंसिटी एंडोरेंस, हाई इंटेंसिटी एंडोरेंस. जैसे ही नाम हाँ, स्क्रीन, अरे एक मिनट रुको, स्क्रीन शायद मैंने शेयर नहीं की. स्क्रीन नहीं दिख रही ना किसी को भी? एक मिनट. ओके, चलो अनपॉज द रिकॉर्ड. लो इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज एंडोरेंस. नाम से ही पता चल रहा है लो इंटेंसिटी. नॉर्मली अगर हम देखें 50 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन रनिंग, इंटेंसिटी बहुत लो होती है, हाई ड्यूरेशन के लिए होता है. हाई इंटेंसिटी एंडोरेंस. अब एंडोरेंस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम कितनी देर तक वर्कआउट कर रहे हैं. आप सिर्फ 2 किलोमीटर रनिंग कर रहे हो, पर स्पीड से 2 किलोमीटर रनिंग कर रहे हो, उसमें केस में भी आप अगर रेसिस्टेंस को फटिक कर रहे हो, तो वो भी एंडोरेंस हो गया. शॉर्ट टर्म एंडोरेंस हम बोल सकते हैं. 400 मीटर में भी क्या है? शॉर्ट टर्म एंडोरेंस है कि स्पीड को आप कितनी देर तक मेंटेन कर पा रहे हो विदाउट फटिक. दैट इज अ शॉर्ट टर्म एंडोरेंस. लॉन्ग टर्म एंडोरेंस क्या होता है? जिसमें आप 50 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रनिंग के टाइम पे आप रेसिस्टेंस को फटिक कर रहे हो. तो एंडोरेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कितनी देर तक आप वर्कआउट कर रहे हो. इवन यू आर जस्ट डूइंग 2 मिनट्स ऑफ रनिंग, बट स्पीड से कर रहे हो, उस टाइम पे भी हमें फटिक तो होती है ना. तो उस केस में भी आपको कितनी मिनिमम फटिक होती है? दैट इज अ स्पीड एंडोरेंस. When we are doing any kind of speed workout and your body's ability to resist the fatigue during the speed workout, that is a short term endurance. तो ये high intensity exercise और long term intensity, low intensity exercise. लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज जैसे हम लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे हैं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, उस टाइम पे इंटेंसिटी क्या होती है? लो होती है.
और हाई इंटेंसिटी फास्ट कंटिन्यूअस, या फिर बास्केटबॉल का मैच आप देख सकते हो जिसमें हाई इंटेंसिटी का कई बार हमें मूवमेंट करने होते हैं वेरी हाई इंटेंसिटी के साथ में, फास्ट गेम होता है, ठीक है। या फिर 400 मीटर हो गया, तो यह इंटेंसिटी एंड्योरेंस हो गया, राइट। अब देखो, जैसे हमने कार्डियो रेस्पिरेटरी का फर्स्ट चैप्टर देखा था, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे काम देंगे और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम पढ़ेंगे। एंड्योरेंस परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करता है, ये पूरा चार्ट है, एक एक करके हम सारी चीजें पढ़ेंगे। परफॉर्मेंस, वेलोसिटी और पावर, राइट। और क्या चीजें हैं, अब ये देखो, ये जो दोनों चीजें हैं ये किन चीजों पे डिपेंड करती है, या तो एंड्योरेंस और हमारी जो पावर है। तो हियर वी आर मेन फोकसिंग ऑन एंड्योरेंस। तो VO2 मैक्स राइट डाउन, या फिर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन, VO2 लिख लो, VO2 मैक्स, और वी कैन से वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन। लैक्टेट थ्रेशोल्ड राइट डाउन, एंड्योरेंस के नीचे डालो फैक्टर अफेक्टिंग, उसमें लिखो लैक्टेट थ्रेशोल्ड, है ना। अब ये सारी चीजें इंटररिलेटेड है एक दूसरे से। अब VO2 मैक्स या फिर परफॉर्मेंस VO2, अरे यार एक मिनट, परफॉर्मेंस VO2 किन चीजों पे डिपेंड करेगा और क्या फैक्टर से, VO2 मैक्स के ऊपर। स्क्रीन दिख रही है सबको, स्क्रीन विजिबल है, एम आई ऑडिबल टू ऑल, स्क्रीन दिख रही है सबको, एम आई ऑडिबल टू ऑल, यस। हाँ, तो जो भी परफॉर्मेंस का VO2 मैक्स है, जो भी परफॉर्मेंस VO2 है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन। अब देखो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन क्या होता है, किन चीजों पे डिपेंड करता है, यस एनीवन, कितना हमारी बॉडी वॉल्यूम ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रही है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है, यस बताइए। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन, ना फिजियोलॉजिकली, ये तो बाहर का स्टिमुलस है, वो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, बट मैं फिजियोलॉजिकल इंटरनल बॉडी के इनसाइड की बात कर रहा हूं। ओके, और कैसे लंग्स कैपेसिटी क्या, देखो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन क्या होता है, जैसे आपको मैंने बताया था, कार्डियक आउटपुट इनटू आर्ट्रियल वेनस ऑक्सीजन डिफरेंस, ये होता है ना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन, कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, कार्डियक आउटपुट इनटू आर्ट्रियल वेनस ऑक्सीजन डिफरेंस। समझ पा रहे हो, ये इक्वेशन है, फिक इक्वेशन, राइट। अब इसमें देखो कि हमारे हार्ट से कितना ब्लड टोटल निकल रहा है बाहर, वो डिपेंड करेगा मसल्स में कितना जा रहा है, उसमें अगर ज्यादा ब्लड जाएगा तो ज्यादा ऑक्सीजन का कंजप्शन होगा ना मसल्स में, तो ये कार्डियक आउटपुट हो गया, गॉट इट, कार्डियक आउटपुट हो गया। अब वेनस ऑक्सीजन डिफरेंस, ये वेनस ब्लड आया, आर्टेरियल ब्लड आया, ये कैपिलरीज है, और इधर की साइड में क्या है, वेन्स है, इधर की साइड में क्या है, वेन्स है ना। मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूं, बट थोड़ा सा एंड्योरेंस में इसका इंपॉर्टेंस है, आपको बता देता हूं। ये ऑक्सीजन यहां से कंजप्शन होगा, ठीक है। तो आर्टेरियल में ब्लड कितना आता है, पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, कितना ब्लड होता है आर्टरी में, ऑक्सीजन होता है, यस, एट 100 ml ऑफ ब्लड, उसमें कितना ऑक्सीजन होता है, यस, एनीवन, एनीवन, नो, at every 100 ml of blood per deciliter of blood how much oxygen is there,
नो। खुशबू, रूपांशी, ब्लास्टर, परमजीत, अन्नू, 20 ml। ओके, हर 100 ml ब्लड में, ये टोटल 5 लीटर ब्लड है, 100 ml में, इसको पर डेसीलीटर बोलते हैं, डेसीलीटर। 100 ml को क्या बोलते हैं? डेसीलीटर। अगर आपको क्वेश्चन में डेसीलीटर दिखे तो समझ लीजिए 100 ml है। तो हर डेसीलीटर ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन होता है। इसका मतलब 1 लीटर में कितना होगा? पर लीटर ब्लड में कितना ऑक्सीजन होगा? अरे कौन मेरा 100? नाम बताओ जल्दी से। 200 ml है ना? तो पूरी बॉडी में कितना होगा फिर? अप्रोक्सीमेटली बात कर रहे हैं हम, ये ±5, हर ±5 हो सकता है। बताओ कितना होगा? ये 1000। ये बात कर रहे हैं मेल्स की, याद रखना। फीमेल में कितना होता है? 178, 170, 180, अराउंड 170, 180। ठीक है, ये फीमेल्स में होता है। ये मेल की बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखना। तो अब देखो, इतना ब्लड होता है। बास, अपना माइक बंद करो। तो 100 ml में, हर 100 ml में जो ब्लड जा रहा है यहाँ से, उसमें 20 ml। अब यहाँ पे रेस्ट, जो भी ऑक्सीजन कंजप्शन होगा वही हमारा ऑक्सीजन कंजप्शन है, आर्टेरियल वेनस डिफरेंस है ना? यहाँ पे कितना जाता है रेस्ट के टाइम पे? 15 ml जाता है वापस वेनस ब्लड में, 4-5 ml कंज्यूम होता है मसल्स के द्वारा। तो ये आर्टेरियल कितना गया? 20 ml, और ये वेनस में कितना है? 15 ml, और ये टोटल कार्डियक आउटपुट का। तो ये वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन ये है। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? आपको समझ में आया वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन मतलब क्या होता है? तो कार्डियक आउटपुट वाले फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और आर्टेरियल वेनस ऑक्सीजन डिफरेंस, अब ये किन चीजों पे आएगा? ये कई सारे फैक्टर्स है। आर्टेरियल वेनस ऑक्सीजन डिफरेंस किस वजह से होगा? होमोग्लोबिन की वजह से, होमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन। अरे यार एक मिनट, खुशबू, उज्जवल, अन्नू, जय, बास, ओके। नेक्स्ट फैक्टर कार्डियक आउटपुट, हमने पढ़ाई है कार्डियक आउटपुट। नॉर्मली देखो 20-25 लीटर तक जाता है, 30 लीटर तक। इन एंडोरेंस एथलीट 40 लीटर हैज बीन रिपोर्टेड। अब कार्डियक आउटपुट बहुत बड़ा फैक्टर है एरोबिक कैपेसिटी के लिए, एंडोरेंस के लिए, राइट? कार्डियक आउटपुट ज्यादा रहेगा तो ब्लड का सप्लाई ज्यादा रहेगा, ब्लड का सप्लाई ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? इससे क्या होगा? लैक्टेट थ्रेशोल्ड जल्दी नहीं आएगा। देखो आपको मैं बताता हूं, ये लैक्टेट लेवल है। देखो रेस्ट के टाइम पे बेसलाइन लेवल पे नहीं रहता लैक्टेट लेवल। लैक्टेट हमारी बॉडी में हमेशा, लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में हमेशा सीक्रेट होते रहता है, हमेशा। बट क्या है, क्या है? जैसे लैक्टिक एसिड बनेगा रेस्ट के टाइम पे, वैसे वैसे उसका क्लियरेंस भी होते जाता है, क्लियरेंस भी होते जाता है लैक्टिक एसिड का। जैसे जैसे लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होगा वैसे वैसे क्लियरेंस हो भी जाता। तो नेट एक्यूमुलेशन लैक्टिक एसिड का इतना नहीं हो पाता। बट एट हाई इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज, और जब आप प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज करते हो, बहुत ज्यादा एकदम हार्ड वर्कआउट करते हो, तो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है पर क्लियरेंस नहीं हो पाता। तो क्या होता है? एक्यूमुलेशन होता है लैक्टिक एसिड का। रेस्ट के टाइम पे भी बनता है लैक्टिक एसिड, बट वो क्लियर भी होते जाता है, नॉर्मलाइज भी होते जाता है ना? तो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज के टाइम पे लैक्टिक एसिड बनेगा बहुत ज्यादा, तो उसका एक्यूमुलेशन भी होगा, नेट होगा। अब अगर आपकी कैपेसिटी, एरोबिक कैपेसिटी अच्छी है तो क्या फायदा मिलता है? एनर्जी सिस्टम अच्छा है तो क्या होगा कि जो लैक्टेट थ्रेशोल्ड है, जो ट्रेंड एथलीट का है, वो लेट आएगा। और अनट्रेंड एथलीट का क्या है? लैक्टिक एसिड, लैक्टेट थ्रेशोल्ड
जल्दी आ सकता है। ये एंड्योरेंस इंटेंसिटी है सपोज, ये ट्रेंड एथलीट का समझ लीजिए। अगर एरोबिक कैपेसिटी अच्छी है, एंड्योरेंस अच्छा है। लैक्टेट थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, लैक्टिक एसिड का थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहां से लैक्टेट बनना स्टार्ट हो जाता है, एब्रप्टली इंक्रीज होता है। बनता तो हमेशा है, ये पॉइंट यहां मत बोलना। लैक्टेट थ्रेशोल्ड का मतलब ये नहीं होता है कि बनना स्टार्ट होगा, रेस्ट के टाइम पे भी बनता है, लो इंटेंसिटी की एक्सरसाइज के टाइम पे भी इंक्रीज होता है, पर इतना नहीं होता है। पर एक ऐसा पॉइंट आता है वहां पे लैक्टिक एसिड ड्रीस प्रोपोर्शनली इंक्रीज होते जाता है, अचानक से इंक्रीज हो जाएगा। उस पॉइंट को बोलेंगे लैक्टेट थ्रेशोल्ड। समझ पा रहे हो मेरी बात? लैक्टेट थ्रेशोल्ड क्या होता है? थ्रेशोल्ड का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले थ्रेशोल्ड का मतलब समझिए, एक ऐसा पॉइंट जहां से अचानक से चेंजेस देखने को मिलेगा। सपोज क्या है, मैं इसको, मेरा कोई बेचमेट है, मैं उसको चिढ़ाते जा रहा हूं, है ना, इसको चिढ़ाते जा रहा हूं, वो कंट्रोल करते जा रहा, टॉलरेट करते जा रहा, उसको मैं पूरा दिन से चिढ़ाते जा रहा हूं, और लास्ट में उसने क्या किया, रिप्लाई कर दिया, या फिर मेरे को धर दी एक खींच के, ठीक है, उसने दे दी गाल पे लगा के एक। तो क्या हुआ, मतलब मैं उसके पेशेंस को टेस्ट करते जा रहा, और एक ऐसा पॉइंट आया जिस टाइम पे वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने मार दिया। तो ये क्या हुआ, एक थ्रेशोल्ड पॉइंट, उससे उसके ज़्यादा आगे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। जैसे आप एक पेज को आप फोर्स लगा रहे हो धीरे धीरे, पेपर आप उसको खींच रहे हो, अपोजिट फोर्स लगा रहे हो, एक हाथ से इधर की साइड, एक हाथ से पेज को इधर की साइड खींचते जा रहे हो, तो धीरे धीरे आपने फोर्स इंक्रीज किया पर वो फटा नहीं, पर ऐसा पॉइंट आया जिससे वो फटना स्टार्ट हो गया, तो वो फोर्स क्या होगा, थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड का मतलब समझ में आया? इन जनरल थ्रेशोल्ड क्या होता है, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट लैक्टेट थ्रेशोल्ड जहां से एब्रेटली डिसप्रोपोर्शनली लैक्टिक एसिड अचानक से बढ़ने लग जाता है बॉडी में। क्लियर है? लैक्टेट थ्रेशोल्ड, है ना। तो ये क्या होता है, नॉर्मल लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज पे इतना नहीं बढ़ता, रेस्ट के टाइम पे और लो इंटेंसिटी के टाइम पे स्लो बढ़ेगा, बट हाई जहां से स्टार्ट हुआ हाई इंटेंसिटी पे अचानक से बढ़ जाएगा वो पॉइंट, इसको बोलेंगे लैक्टेट थ्रेशोल्ड। तो लैक्टेट थ्रेशोल्ड का मैंने बताया इसलिए, तो उसका इंपॉर्टेंट रोल है। अगर एरोबिक कैपेसिटी जिसकी ज्यादा रहती है उन एथलीट्स में लैक्टेट थ्रेशोल्ड लेट आता है। अब लैक्टेट थ्रेशोल्ड लेट आया मतलब लैक्टेट बनना लेट स्टार्ट हुआ। लैक्टेट थ्रेशोल्ड लेट आना मतलब लैक्टिक एसिड का बनना लेट स्टार्ट हुआ, और अगर लैक्टिक एसिड लेट बनना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, क्या फायदा है बताओ? थकान कम लेट होगी ना, मसल्स की जो लैक्टिक एसिड के होने वाले जो नुकसान थे वो लेट आएंगे। 60 मिनट की रनिंग है, अनट्रेंड पर्सन को 30 मिनट के बाद ही लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो गया, और ट्रेंड को 50 मिनट के बाद स्टार्ट हुआ लैक्टिक एसिड बनना। तो ये बेनिफिट है ना, इसको सिर्फ 10 मिनट बचा है इसको वर्कआउट के लिए, मतलब रेस फिनिश करने के लिए, सपोज बाय चांस, समझने के लिए बोल रहा हूँ। आपको लैक्टेट थ्रेशोल्ड समझ में आया? तो देखो, कार्डियक आउटपुट और VO2 मैक्स और जितने भी एरोबिक कैपेसिटी अगर अच्छी रहेगी तो उसका इनडायरेक्टली बेनिफिट वहां पे मिलेगा हमें, जिसकी वजह से एंड्योरेंस भी डायरेक्टली इफेक्ट करता है। अब VO2 मैक्स की बात करें तो ये देखो, अनट्रेंड का मैक्सिमम 40-50 होता है, ट्रेंड का 60-70 और एलिट एथलीट का 70-80, तो ये ज्यादा होता है VO2 मैक्स। कार्डियक आउटपुट 20 से 25, ट्रेंड का 25 से 30 और एलिट एथलीट का 30 से 35। ठीक है, क्लियर है? 40 तक रिपोर्ट किया गया है एंड्योरेंस एथलीट ओलंपिक लेवल। है ना। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, अब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने जैसे देखा कि ऑक्सीजन
ब्लड में कितना ट्रांसपोर्ट हो रहा है और मसल्स में कितना ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। ये एफिशिएंसी एंडोरेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किस पे डिपेंड करता है? हेमेटोक्रिट लेवल। हेमेटोक्रिट का मतलब क्या होता है? परसेंटेज ऑफ आरबीसी, परसेंटेज ऑफ होमोग्लोबिन इन ब्लड। जनरली 40-50% होता है ये हेमेटोक्रिट नॉर्मली। हेमेटोक्रिट मतलब परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन टोटल ब्लड। तो एंडोरेंस ट्रेनिंग के वजह से हेमेटोक्रिट, प्लाज्मा वॉल्यूम, इसमें पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। अल्थो इन जनरल डिक्रीज इन हेमेटोक्रिट, एचसीटी का मतलब क्या होता है? हेमेटोक्रिट लेवल, एनएचबी कंसंट्रेशन इन रिस्पॉन्स टू एंडोरेंस ट्रेनिंग, बट देयर इज एन एब्सोल्यूट इंक्रीज इन एचबी मास। देखो क्या बोल रहा है ये, एंडोरेंस एथलीट में एक्सरसाइज इंड्यूस्ड हाइपोक्सिया दिख सकता है। हाइपोक्सिया मतलब लो हेमोग्लोबिन, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एनीमिया दिख सकता है, एनीमिया। बट वो रियल में एनीमिया नहीं है, वो प्लाज्मा वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से क्या हो सकता है? प्लाज्मा वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से क्या हो सकता है? हेमोग्लोबिन तो सेम है, बट ये देखो, ये 1 ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें 1 टेबल स्पून शुगर है, पर अब मैंने क्या ले लिया? इसको 1.5 ग्लास ले लिया, टेबल ऑफ स्पून सेम है। तो यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन प्लाज्मा के कंपेयर में कम देखने को मिलेगा। तो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन के कारण ऐसा अपेयर हो सकता है कि एंडोरेंस एथलीट का हेमोग्लोबिन कम आ सके, कंसंट्रेशन। बट रियल में ऐसा नहीं है, टोटल तो उनका ज्यादा ही होगा, एब्सोल्यूट टोटल एचबी मास बढ़ता ही है, बट कंपैरेटिवली एज पर द प्लाज्मा लेवल। समझ पा रहे हो मेरी बात को? प्लाज्मा लेवल के हिसाब से हेमोग्लोबिन में अपेयर लो, दैट इज एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एनीमिया, और वी कैन से एंडोरेंस एथलीट में एनीमिया देखने को मिल सकता है। यह है इतना वाटर, उसमें है इतने हेमोग्लोबिन। अब मैंने क्या किया? इसके लेवल को बढ़ा दिया, इतना सारा हो गया। अब इसमें देखो हेमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन, प्लाज्मा वॉल्यूम लो था तो कंसंट्रेशन लो ले, हाई दिख रहा था हमें, पर अब प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ गया तो इसके कंपेयर में कंसंट्रेशन लो दिख रहा है। क्लियर है? तो एंडोरेंस एथलीट में आपको अगर ऐसा दिखा है, ऐसा कुछ पूछे कॉन्सेप्ट कि एंडोरेंस एथलीट में लो होमोग्लोबिन आपको देखने को मिल सकता है क्या, या एनीमिया कंडीशन देखने को मिल सकता है, तो यस, एनीमिया कंडीशन में भी अपेयर्ड, बट इट्स नॉट रियल एनीमिया, इट मे बी ड्यू टू हाई लेवल ऑफ प्लाज्मा लेवल एज कंपेयर टू एचबी लेवल, बट इवन देयर इज absolute increase in, absolute मतलब total, there may be absolute increase in HB level, होमोग्लोबिन का लेवल भी बढ़ेगा, प्लाज्मा लेवल का भी लेवल भी बढ़ेगा एंडोरेंस एथलीट में, बट कंपेयर टू प्लाज्मा लेवल होमोग्लोबिन लेवल हमें कम कंसंट्रेशन में देखने को मिल सकता है, तो उस कंडीशन को हम बोल सकते हैं एनीमिया। तो इट इज नॉट अ रियल एनीमिया, इट्स ड्यू टू चेंज इन द कंसंट्रेशन। क्लियर है? आपको बात समझ में आई है? यस एवरीवन? द प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीजेज नोटेड विथ एंडोरेंस ट्रेनिंग एंड डिक्रीज इन ब्लड विस्कोसिटी विच इंक्रीजेस VO2 मैक्स। क्या फैक्टर है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के नीचे फैक्टर्स लिखो, इंक्रीज इन प्लाज्मा वॉल्यूम, राइट डाउन। ठीक है? इसकी वजह से क्या होगा? डिक्रीज इन विस्कोसिटी, ब्लड इजीली मूव होगा, अच्छे से मूव होगा, विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, राइट डाउन दिस। ठीक है? तो इसकी वजह से क्या होगा? पता ही है, विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो ऑक्सीजन अच्छे से डिलीवरी होगा, मूवमेंट होगा ब्लड का अच्छे से, साथ ही साथ होमोग्लोबिन का भी मास बढ़ता है, HB, और वी कैन से हेमेटोक्रिट कंसंट्रेशन, HB लेवल लिख लो बस,
ठीक है, तो ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। राइट डाउन। स्केलेटल मसल्स क्लियर है सबको यहां तक? एनी डाउट? यस एनीवन? ओके। मसल फाइबर, मसल स्केलेटल्स में क्या डिफरेंस है? मसल फाइबर टाइप, obviously that we have studied type 1 muscle fiber. It's a very high endurance in athlete, high endurance capacity, high level of myoglobin level, mitochondria density, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी, कैपिलरी डेंसिटी। सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी में कहां पर होते हैं? एट विच ऑर्गन और विच पार्ट ऑफ बॉडी possess largest amount of mitochondria density? Yes? Anyone? सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया किस पार्ट में होते हैं बॉडी के? अरे बताओ भाई। एनी ऑर्गन? इतनी हिंट दे दी, अब तो बता दो। हार्ट, हार्ट में बताया था मैंने, भूल गए? हार्ट में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की डेंसिटी होती है। भाई जिंदगी भर धड़कता रहता है यार, थकता ही नहीं, समझ रहे हो? तो हार्ट। कैपिलरी डेंसिटी, ट्रेनिंग के साथ में कैपिलरीज का नंबर बढ़ जाता है। ट्रेनिंग के साथ में कैपिलरीज का नंबर बढ़ जाता है। क्लियर है? राइट डाउन दिस 3 फैक्टर्स। इसका एक्सप्लेनेशन आपको पता है? लैक्टेट थ्रेशोल्ड, देखो लैक्टेट थ्रेशोल्ड मतलब देखो, ये देखो ये पॉइंट यहां से इंक्रीज हुआ, ये देखो अभी तक नॉर्मल आ रहा था, इतना इंक्रीज नहीं हुआ, पर इस पॉइंट से क्या हुआ? देखो यहां तक हम लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे जा रहे थे, यहां तक। ये मैंने कंपेयर बताया था आपको पहले, एथलीट ए का बी का। एथलीट ए में बहुत जल्दी लैक्टेट एसिड बढ़ गया, बहुत जल्दी, कम इंटेंसिटी भी लैक्टिक एसिड जल्दी एक्युमुलेट हो गया। और एथलीट बी है जो ट्रेंड है, उसने हाई पावर हाई इंटेंसिटी पे जाके लैक्टेट एसिड बढ़ा, यहां पे इसका 300 वाट में ही बढ़ गया, इसका 320 में वाट में बढ़ा। तो यहां पे देखो लैक्टेट थ्रेशोल्ड क्या होता है? इंक्रीजिंग लैक्टेट तो होता ही है, लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज में इंक्रीज होगा लैक्टिक एसिड, पर उतना नहीं होगा, उसको हम लैक्टेट थ्रेशोल्ड नहीं बोलेंगे। इंक्रीज तो होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, पर ये लैक्टेट एसिड नहीं है। लैक्टेट थ्रेशोल्ड वो पॉइंट है जहां से एब्रप्टली डिसप्रोपोर्शनली इंक्रीज होगा, अचानक से इंक्रीज होगा। तो ये देखो यहां से लैक्टेट थ्रेशोल्ड है इसका ये, और जो ट्रेंड एथलीट है उसका लेट आया, देखो इतनी देर बाद आया ट्रेंड लेट। तो लैक्टेट थ्रेशोल्ड में क्या डिफरेंस आएगा ट्रेंड और अनट्रेंड में, या फिर एंड्योरेंस कैपेसिटी इससे डिसाइड होती है। अगर लैक्टेट एसिड का एक्युमुलेशन होगा स्टार्ट, ये देखो एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टेट एसिड लेट होगा, तो क्या होगा, क्या होगा? एंड्योरेंस में बेनिफिट मिलेगा, थकान लेट आएगी। क्लियर है? गॉट इट? द परफॉर्मेंस, लेट्स सी द लिटरेचर। अब ऑक्सीजन अपटेक can also be considered as the highest amount of work which can an equilibrium between lactate formation and lactate buffering exits. This equilibrium is also known as maximum lactate steady state. ये क्या है? जैसे रेस्ट के टाइम पे मैक्सिमम लैक्टेट स्टेडी स्टेट क्या है? जब हम लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं, ध्यान रखना, सुनो ध्यान से सुनो बच्चों, हम क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो क्या होगा? लैक्टेट का फॉर्मेशन होता जा रहा है। इधर से क्या हो रहा है? लैक्टेट का फॉर्मेशन होता जा रहा है।
और इधर से क्या हो रहा है, लैक्टेट का क्लियरेंस। तो यहां पे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टेट इज इक्वल टू क्लियरेंस। तो इसको क्या बोलेंगे, इस टाइम पे जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम, क्या बोलेंगे, मैक्सिमम स्टडी स्टेट, मैक्सिमम स्टडी स्टेट, मैक्सिमल लैक्टेट स्टडी स्टेट। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम हो, समझ में आया ये पॉइंट आपको। इस टाइम पे हम नॉर्मली रनिंग करते जा रहे हैं, एकदम स्लो इंटेंसिटी में, आराम से ऑक्सीजन जा रही है, कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा बॉडी पे, लैक्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है बट क्लियरेंस भी होते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमल लैक्टेट स्टडी स्टेट लिख लो ये, मैक्सिमम स्टडी स्टेट लैक्टेट स्टडी स्टेट एट पर्टिकुलर एक्सरसाइज वेयर formation is equal to clearance. So there is a no accumulation of lactic acid in the blood or cells. क्लियर है, देखो ठीक है। तो बफरिंग, बफरिंग मतलब क्लियरेंस समझ लीजिए, आपको मैंने बताया था ऑलरेडी। अब क्या होता है, अब पॉइंट एट विच इक्विलिब्रियम बिकम आउट ऑफ बैलेंस एंड लैक्टेट एक्युमुलेशन बिगन्स। अब ऐसा पॉइंट आया जिसमें लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन स्टार्ट हो चुका है, थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुका है, तो उसको बोलेंगे एनारोबिक थ्रेशोल्ड, लैक्टेट थ्रेशोल्ड या एनारोबिक थ्रेशोल्ड। उस टाइम पे क्या होगा, एनारोबिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो ये क्लियर है आपको, यहां तक समझ में आया, आगे बढ़े। अब क्या हुआ, ये मैंने किस कंडीशन में बताई आपको, स्टडी स्टेट एक्सरसाइज, नॉर्मल इंटेंसिटी एक्सरसाइज। अब यहां पे सपोज देखो, यहाँ पे ये लैक्टेट रेट से धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बस यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक क्या है, एरोबिक है पूरा, मैक्सिमम पूरा नहीं बोल सकते, डोमिनेंस है एरोबिक का। बट यहाँ से क्या हुआ, लैक्टिक एसिड बढ़ गया। अब यहाँ से डोमिनेंस स्टार्ट हो रहा है, समझ लीजिए एनारोबिक का, मतलब यहाँ से एनारोबिक स्टार्ट हो चुका है। दोनों टाइम पे एरोबिक से एनर्जी मिलेगी, आपको मैंने बताया था। किसी भी एक टाइम पे ऐसा नहीं कि एक से ही एनर्जी मिलती है, कंट्रीब्यूशन हर किसी का रहता है। तो ये पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, एनारोबिक थ्रेशोल्ड। क्या होगा हियर, ये क्या लैक्टेट एसिड, लैक्टेट लेवल, लैक्टिक एसिड का लेवल है ये, ठीक है। हियर राइट डाउन दिस, लैक्टिक एसिड स्टार्ट एक्युमुलेटिंग, ये बना लो कॉपी में। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एनारोबिक थ्रेशोल्ड। आपको समझ में आया एनारोबिक थ्रेशोल्ड क्या होता है, इज अ पॉइंट वेयर एनारोबिक सिस्टम स्टार्ट डोमिनेटिंग और इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर लैक्टिक एसिड स्टार्ट एक्युमुलेटिंग, और इज अ पॉइंट, एक और इसमें क्या बोल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, हियर फॉर्मेशन लैक्टिक एसिड इज ग्रेटर देन क्लियरेंस, क्लियरेंस या बफरिंग कैपेसिटी, बफरिंग बोल सकते हैं इसको, क्लियरेंस को बफरिंग भी बोल सकते हैं। तो क्या होगा, नेट क्या होगा, नेट इसकी वजह से क्या होगा, ये बना लो कॉपी में सब। जिसका हो जाए प्रेस लाइक, दोज हू डन प्रेस लाइक। कर लिया किरण, बना लिया, जय किरण रूपांशी, आगे बढ़े। ओके
चलो, तो आपको लैक्टिक एसिड समझ में आ गया? यस 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 aerobic threshold, every time present, we are a sitting position, it's aerobic running on. When we start moving, aerobic means normally हमें एनर्जी मिलते जा रही है हमेशा. एरोबिक ऑन एरोबिक, एरोबिक ना. आर यू आस्किंग अबाउट दिस? Aerobic threshold, aerobic system is always on an activated mode. अभी हम रेस्ट में है, हम एरोबिक में ही है, हम वॉकिंग कर रहे हैं, हम एरोबिक में ही है. ऑलरेडी वी आर इन अ मोड ऑफ एरोबिक फेस, और वी कैन से द एनर्जी वी आर गेटिंग हियर mainly from aerobic system, right? समझ पा रहे हो? Yes, not threshold, there is no aerobic threshold. We are already in a mode of aerobic system. When we do running, when we do jogging, when we do walking, when we just in a rest condition, the aerobic system is a dominating part. But when we do specifically high intensity of exercise, or when we get any kind of overload, then from aerobic to anaerobic shift occur. There is a transition of this energy system. Listen, at every time both energy system work, every time, even at rest or even at a very high intensity of exercise. But sometimes these play a dominating role, sometimes these play a dominating role. During energy system, I teach you, the energy system overlap each other. I told you na, the energy system overlap each other. It's a ATP PCR system. This is the glycolytic system, and this is the anaerobic threshold, or we can say oxidative phosphorylation. Sorry. So here, suppose for this phase, we are getting also from this anaerobic system and also from aerobic system. Here you can see in the diagram. Suppose on this phase, अगर हम 1500 मीटर रनिंग कर रहे हैं तो 100% 1500 मीटर एरोबिक नहीं होगी. सपोज लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग 5 किलोमीटर, it is 90% aerobic, 10% anaerobic. Got it? So, okay, fine. So we already in a mode of aerobic threshold. Okay. Anaerobic threshold aerobic, not anaerobic. Anaerobic threshold represent an intensity of exercise at which body cannot meet its energy demand through aerobic mechanisms. See, we are already in a mode of aerobic mechanism, but whenever we start high intensity of exercise, then from transition from this energy system to anaerobic energy system. So this transition is anaerobic threshold. Got it? Are you getting my point? The transition. Yes, read this point once again. Aerobic threshold represent the intensity of exercise at which body cannot meet its energy demand through aerobic mechanism. Right? Whenever body cannot meet its energy demand, then its transition takes place from aerobic to anaerobic. Got it? The anaerobic energy supply began to increase
to maintain the intensity of exercise. Got it? In this scenario, the increasing lactate production occur as a result of increasing rate of formation of pyruvate. अभी आपको मैंने ऑलरेडी बताया इन एनर्जी सिस्टम, उस टाइम पे क्या होगा एनर्जी लैक्टिक एसिड का, तो ये पैरेलली होंगे. एनारोबिक थ्रेशोल्ड मतलब लैक्टेट थ्रेशोल्ड, ये पैरेलली चलते हैं. एनारोबिक थ्रेशोल्ड, एनारोबिक एनर्जी सिस्टम का रोल प्ले करना और लैक्टेट का फॉर्मेशन होना, एक्युमुलेशन होना, ये साथ में चल रहे हैं एक साथ. क्लियर है ना? गॉट इट? अब देखो लैक्टेट थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है? इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज एट विच सब्सटेंशियल increase in lactate accumulation. What I already told you, increasing lactate accumulation begun to occur has been termed as lactate threshold. The point from where the lactic acid start increasing disproportionately, abruptly, immediately, that is अचानक से बढ़ जाता है lactate threshold. Got it my point? In untrained, अब देखो इसका फायदा क्या है. लैक्टेट थ्रेशोल्ड अगर लेट आएगा तो उसका फायदा क्या है? यह है हमारा VO2 max, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एक्सरसाइज. 0 से लेके 100% तक अगर हम देखें तो जैसा जैसा हम इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहा है वैसा वैसा हमारी VO2 max बढ़ते जा रहा. मतलब हम क्या कर रहे हैं, VO2 max बढ़ रहा है मतलब हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज की. तो इन केस ऑफ, रिमेंबर दिस पॉइंट, अनट्रेन्ड एथलीट, लैक्टिक एसिड यहीं पे बन जाएगा. लैक्टिक एसिड ये सपोज 50% है, ये 70% है, ये 90% है. तो लैक्टिक एसिड ये यहाँ पे आया नॉर्मल कंडीशन और यहाँ से ये बनने, ये हो गया अनट्रेंड के लिए. ट्रेंड के लिए, ट्रेंड के लिए इस पॉइंट पे आया और यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हुआ 75-90. तो यहाँ पे देखो ट्रेंड में क्या हुआ, लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन लेट हुआ. इसका मतलब क्या है, इन ट्रेंड एथलीट लैक्टेट थ्रेशोल्ड ऑकर एट बिटवीन 75 to 90%. दैट मींस इन ट्रेंड एथलीट देयर विल बी डिले इन लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, और वी कैन से लेट होता है, हायर इंटेंसिटी पे होता है, मोर हायर इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज. तो ये ट्रेंड का है. राइट डाउन दिस, मेक दिस डायग्राम, ट्रेंड, अनट्रेंड, और यहां पे लिख लो 50 to 60%, और यहां पे लिख लो 75 to 90%. रिमेंबर दिस पॉइंट ऑफ VO2 max. या तो डायरेक्टली लिख लो या फिर ऐसा ग्राफ बना के लिख लो जल्दी से. लिख लिया? जिसने लिख लिया प्रेज लाइक. ओके, तो ये था ये ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको. एरोबिक पावर फीमेल में कम होता है 10%. देखो ऐसे शॉर्ट में बना दिया करो नोट्स, देख लो ना, ऐसे शॉर्ट में बनाया करो. वुमन डेज लोअर परसेंटेज ऑफ VO2 max देन फीमेल मेल ड्यू टू लोअर HB हायर परसेंटेज. पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है. पल्मोनरी सिस्टम, O2 desaturation can occur in athlete who are performing maximum work because increasing cardiac output, RBC transient time through pulmonary. हाँ देखो, एक मिनट, आपको एक और चीज यहां पे पता चल रही है. O2 desaturation can occur in athlete who are performing maximum workout. अब यहां पे एक लिमिटेशन है, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. सी
देयर इज वन लिमिटेशंस इन हाईली ट्रेंड एथलीट. उनमें क्या लिमिटेशंस है? HbO2 सेचुरेशन का. अब यहां पे सबको HbO2 सेचुरेशन पता है. You may already have seen respiratory system, respiratory response due to exercise, where we have studied about HbO2 saturation. Now, in case of if you have clear this background, then you can understand. अगर आप भूल गए हो तो आपको ये चीज समझने में रोल आएगी, है ना. तो HbO2 सेचुरेशन मतलब कि हमारे टोटल ब्लड में होमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है. ठीक है, सेचुरेशन कितने ज़्यादा है, कितने ज़्यादा होमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कंबाइंड है, HbO2 सेचुरेशन. अब एंड्योरेंस एथलीट में क्या प्रॉब्लम है? एट मैक्सिमम इंटेंसिटी, एट वेरी वेरी हाई इंटेंसिटी, देयर में बी डिक्रीज इन HbO2 सेचुरेशन. टेल मी व्हाई. व्हाट इज माय कंडीशन? व्हाट इज माय क्वेश्चन? इन हाईली ट्रेंड एंड्योरेंस athlete at maximum intensity, at very very maximum intensity of exercise, there may be decrease in HbO2 saturation. Yes, anyone tell me the reason? आपने देख लिया होगा आगे नोट्स में, बताओ क्या रीजन हो सकता है? नो. यस यस, बास कुछ बोल रहे हो आपके नो बास, आपके बैकग्राउंड में कोई कुछ बोल रहा है. प्लाज्मा. नो नो. नेक्स्ट अतुल. अतुल, जय, श्रुति, नीरज, रूपांशी, एनी आइडिया? है? आप मेरे को एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको आंसर याद आ जाएगा. नहीं, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको याद आ जाएगा. एक बार मैं गया, नहीं मैं बताता हूँ आपको, मैंने ये ऑलरेडी बताया है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मैं क्या दिल्ली गया था एक बार. अब हमारे एरिया में तो इतनी भीड़ रहती नहीं है. दिल्ली में मैं देखा वहाँ बस में सब लोग, बस है बस, यहाँ पे बहुत भीड़ है. ठीक है, बस स्पीड से आई अचानक से, और इसमें क्या हुआ, कुछ लोग चढ़े और बस निकल गई आगे. अरे नहीं यार सुनो, कहानी सुनो पहले. बस स्पीड में आई, एकदम हाई स्पीड में. देखो हम अपने यहाँ पे क्या होता है नॉर्मली कि बस आराम से रुकती है, टाइम मिलता है और हम चढ़ के बैठ जाते हैं. अब यहाँ पे बस को टाइम दे रही है, स्लो जा रही है, रुक रही है, स्लो मूवमेंट हो रहा है बस का. तो यहाँ पे जो पैसेंजर है वो आसानी से बैठ सकते हैं बस में. अब बस अगर फास्ट स्पीड में जाएगी तो क्या सारे पैसेंजर इसमें बैठ पाएंगे? यस और नो? जो यहाँ वेट कर रहे सारे पैसेंजर बस में बैठ पाएंगे अगर बहुत ज्यादा स्पीड से बस जाएगी तो? यस और नो? नो. तो ये बस क्या है? होमोग्लोबिन. और ये पैसेंजर क्या है? ऑक्सीजन. जब ब्लड बहुत ज्यादा स्पीड से मूव होता है लंग्स से तो डिफ्यूजन नहीं हो पाता इतना. डिफ्यूजन कैपेसिटी में प्रॉब्लम आ सकती है. तो पैसेंजर को मतलब ऑक्सीजन को टाइम नहीं मिल रहा है कि भाई होमोग्लोबिन स्पीड में भाग रहा है. होमोग्लोबिन को लोड दे दिया दिमाग ने, ब्रेन ने, कि भाई तेरे को जल्दी जल्दी मसल्स में पहुंचाना है ऑक्सीजन. तो होमोग्लोबिन क्या है, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज पे बहुत बिजी आदमी हो जाता है यार. तो वो तो होमोग्लोबिन को ऑक्सीजन को छोड़ के भाग जाता, जबकि वही तो टास्क दिया है उसको, पर वो इतनी स्पीड से निकलता तो वो नहीं. किधर जा रही हो?
यहां पे हम बात कर रहे हैं स्पीड ऑफ ब्लड मूवमेंट थ्रू लंग्स। तो उसके वजह से क्या होता है, सेचुरेशन नहीं हो पाता अच्छे से होमोग्लोबिन एचबी का हाई नंबर में। तो क्या है रीजन, क्या है रीजन, व्हाट इज द रीजन, फास्ट मूविंग ब्लड थ्रू लंग्स। सिंपल सी बात है ना, आपको मैंने बताया ना, अगर स्पीड बस स्पीड से निकल रही है तो इफ बस मूव वेरी स्पीडली द पैसेंजर कैन नॉट प्रॉपरली सीट ऑन द बस, all the passenger, but during a slow speed all the people can sit properly inside the bus. Same in the case of hemoglobin, when the blood move very fast through the lungs, capillaries of the lungs, then hemoglobin diffusion cannot take place properly. Sorry, oxygen. Got it? Got it my point? Yes, it alters diffusion capacity. Why? Because we cannot say diffusion capacity, but hemoglobin cannot bind, oxygen cannot bind to hemoglobin properly due to fast moving hemoglobin. ये hemoglobin फास्ट से भाग रहा है यहां से, ठीक है। तो ट्रांसिशन टाइम थ्रू पल्मोनरी कैपिलरी डिक्रीजेस, ट्रांसमिशन टाइम थ्रू पल्मोनरी कैपिलरी डिक्रीजेस। समझ पा रहे हो कंडीशन को? तो डिक्रीज इन अवेलेबल टाइम टू सेचुरेट, टाइम मिल रहा है, ऑक्सीजन को कम टाइम मिल रहा है कि होमोग्लोबिन के साथ में जाए बाइंड करे, क्योंकि बहुत तेजी से होमोग्लोबिन भाग रहा है। समझ में आया? सो इफ आई आस्क it has been seen that at high intensity of exercise endurance athlete may have decreased in hemoglobin or to saturation ड्यू टू, रीजन दे दिया मैंने बहुत सारे, तो आपका क्या रीजन होगा, ड्यू टू डिक्रीज। क्या रीजन हो सकता है, या तो फास्ट मूविंग ब्लड, या तो हो सकता है डिक्रीज इन टाइम फॉर पल्मोनरी कैपिलरीज और आरबीसी ट्रांसिशन टाइम डिक्रीजेस, ठीक है। कार्डियक आउटपुट का आपको पता ही है, स्ट्रोक वॉल्यूम है ना, डिस्टेंसिबिलिटी, ये सारी चीजें पता है। होमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट आपको मैंने बता दिया, एंड्योरेंस एथलीट में बता दिया मैंने आपको, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। स्केलेटल मसल फाइबर, टाइप 1 फाइबर पर यस डी हैव डिस्कडी। माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी बढ़ती है, एरोबिक कैपेसिटी बढ़ेगी, ऑक्सीजन का एक्सट्रेशन बढ़ेगा मसल्स में, ज़्यादा ऑक्सीजन। माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी के बढ़ने की वजह से क्या होगा, आर्टेरियल वेनस ऑक्सीजन डिफरेंस बढ़ेगा, मतलब मसल ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करेगी ऑक्सीजन को, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा रहेंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोसेस होगा इनसाइड, और ज़्यादा अनलोडिंग है मसल्स में। माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी के बढ़ने की वजह से मसल्स में ऑक्सीजन की अनलोडिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि फैक्ट्री ज़्यादा डल गई हमारी अंदर मसल्स के अंदर, तो ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रही है और जल्दी जल्दी एनर्जी मिलती जा रही है प्रॉपरली। ये सारी चीजें आपको पता है, आपका एंजाइमेटिक एडेप्टेशंस है ना, ब्लड लेटर कम होगा, ऑक्सीजन फैट का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे, फैट का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म। कैपिलरी डेंसिटी अलाउस फॉर मेंटेनेंस और अलोंगेशन ऑफ आरबीसी ट्रांसिशन टाइम थ्रू कैपिलरीज, ठीक है। ज़्यादा कैपिलरीज बनेगी तो ज़्यादा डिफ्यूजन हो पाएगा, ज़्यादा ब्लड का सप्लाई हो पाएगा। लैक्टेट थ्रेशोल्ड आपको मैंने बता दिया। ओबला क्या होता है, ऑनसेट ऑफ ब्लड लैक्टेट एक्युमुलेशन, याद रखना। ओबला कब आता है, ये मैंने आपको जैसे बताया, लैक्टेट कब बनता है उसको बोलते हैं ऑनसेट ऑफ, इसको क्या बोल सकते हैं हम, ऑनसेट ऑफ ब्लड एक्टेट एक्युमुलेशन, ऑनसेट ऑफ लैक्टेट ब्लड एक्युमुलेशन, ओबला। कब, पहली बार इनिशिएशन ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टेट। ठीक है, तो ज्यादा एंड्रेंस लैक्टेट थ्रेशोल्ड होगा। अब यहां ध्यान रखना, हायर लैक्टेट थ्रेशोल्ड मतलब ये अच्छी चीज है। अब लैक्टेट को देख के ये मत समझ लेना भाई कि गलत चीज है। हायर लैक्टेट थ्रेशोल्ड
मतलब लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हुआ तो एंडोरेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. इट्स आल्सो प्रिडिक्टर ऑफ एंडोरेंस परफॉर्मेंस. इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट, एनर्जी कॉस्ट, मैकेनिकल एफिशिएंसी, मोटर यूनिट का रिक्रूटमेंट, ये सारी चीजें. इस देख लेते हैं क्विकली इसमें क्या है. एबिलिटी टू रेबिलिटी एनर्जी एटीपी डिपेंड ऑन एक्टिविटी एटीपीएस रिलेटेड टू मायोसिन आइसोफॉर्म टाइप 1. एंडोरेंस एथलीट में होता है मायोसिन टाइप 1 आइसोफॉर्म. मेथड्स, नाउ मेथड्स ऑफ डेवलपिंग एंडोरेंस. स्क्रीनशॉट ले लो इसका. इसके इंटेंसिटी जरूर याद रखना. लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग 30 मिनट से ज्यादा हम कर रहे हैं, 60 से 70% इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज. ये एच आर मैक्स की बात कर रहा है, ये वी टू मैक्स की बात कर रहा है, ये ध्यान रखना. ये एच आर मैक्स का कितना परसेंटेज है, एच आर मैक्स का परसेंटेज है ये, और ये वी टू मैक्स का परसेंटेज है, तो दोनों में डिफरेंस है, याद रखना. ठीक है. कंटिन्यूस पेस 20-20 मिनट एरोबिक ट्रेनिंग से कर सकते हैं हम 30 मिनट के लिए. एनारोबिक ट्रेनिंग शॉर्ट रिपीटेशंस 2 मिनट का वर्कआउट मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ में. स्पीड एंडोरेंस बढ़ेगा इससे. फाकलेट मोर देन 30 मिनट. फाकलेट के बारे में आपको बताइए, टेराइन चेंज होता है, उसके साथ में पेस चेंज होता है, जंगल पहाड़ नदी इससे गुजरते हुए. लॉन्ग स्लो डिस्टेंस हार्ट रेट आपका रहेगा 66 to 80% ऑफ मैक्सिमम. 30 से 120 मिनट के लिए 1-2 घंटे के तक कर सकते हैं. कार्डियोवास्कुलर, माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी, ऑक्सीजन कैपेसिटी ये सब बढ़ाएगा. इंटरवल ट्रेनिंग एरोबिक एनारोबिक दोनों टाइप की होती है. एरोबिक इंटरवल टेम्पो रन, पेस, थ्रेशोल्ड. आपने रनिंग की, रिकवरी ली इनकम्प्लीट, फिर अगेन रनिंग ली. इसमें जो डिस्टेंस रह सकती है 1000 किलोमीटर से 1500 मीटर तक, 1000 मीटर से 1500 मीटर, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के रिपीटेशंस रहेंगे. रेस्ट इंटरवल रहेगा थोड़ा सा इनकम्प्लीट, फिर अगेन ऐसे रिपीटेशंस लगा सकते हैं. ठीक है. Recommendation: duration of interval correspond to 60% of Tmax and can be performed at peak power velocity. Wait. Let me see. फार्टलेट ट्रेनिंग, स्पीड प्ले बोलते हैं फार्टलेट ट्रेनिंग को. इंटरफेस स्पीड ऑफ फ्लैट, इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है, ये ऑलरेडी नॉन है. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. एंड्योरेंस एबिलिटी टू रेसिस्ट फटीग किसने बोला? अरे ये दोनों ने बोला इसको. हाँ, ये लिखा हुआ भी था उसमें, ये तीनों ने बोला. ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है. तीनों ने बोला था, फिर इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो. प्रोडक्ट ऑफ ऑल साइकिक एंड फिजिकल ऑर्गन एंड सिस्टम, नो अदर मोटर एबिलिटी डिपेंड ऑन सो मच ऑन अ वर्किंग कैपेसिटी ऑफ कंप्लीट साइको फिजिकल apparatus ऑफ एंडोरेंस एज एंडोरेंस. ये साइकोलॉजिकल भी है, आपको कितना टॉलरेट कर पा रहे हो पेन को. एंडोरेंस में आपको एक्स्ट्रा चीज देखने को मिल रही है. साइको फिजिकल 100 मीटर तुरंत खत्म हो जाता है. यहाँ पे आपकी मेंटल पेशेंस की परीक्षा होती है एंडोरेंस एथलीट में. 50 किलोमीटर रनिंग कर रहे हो तो आपको बहुत मेंटल एबिलिटी का भी बहुत बड़ा टेस्ट है इसमें, है ना.
ऑल्सो टेक्टिकल एफिशिएंसी, एंड्रेंस, हाई क्वालिटी एंड स्किल एक्यूरेसी। हमें देखने को लगता नहीं चाहिए पर चाहिए, मूवमेंट सही होना चाहिए उसमें। अनदर हिसाब से देखें, बेसिक एंड्योरेंस, जनरल एंड्योरेंस, स्पेसिफिक एंड्योरेंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बेसिक एंड्योरेंस क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ मसल फाइबर, लार्ज नंबर ऑफ मसल्स एट स्लो पेस फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जॉगिंग, स्विमिंग, वॉकिंग एट मॉडरेट स्पीड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 मिनट। ये क्या है? बेसिक एंड्योरेंस। जो भी बेसिक में वर्कआउट करते हैं हम, ये हर किसी के लिए है, जनरल पॉपुलेशन के लिए भी नॉर्मल है। अगर हम देखें कि आपकी कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी कैसी है, तो ये बेसिक एंड्योरेंस है, राइट? इट्स नॉट रिलेटेड टू पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, इट्स अ नॉर्मल एबिलिटी। जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग ये करना बिना थके। जनरल एंड्योरेंस क्या होता है? ये स्पेसिफिक है। बेसिक और स्पेसिफिक में, जनरल में क्या डिफरेंस है? एबिलिटी मूवमेंट ऑफ जनरल नेचर अंडर कंडीशन ऑफ फटीग। जनरल एंड्योरेंस वर्क अंडर फटीग कंडीशन कॉज्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट डन एट अ डिफरेंट इंटेंसिटी। ये एरोबिक भी हो सकता है, ये एनारोबिक भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम बास्केटबॉल खेलने जा रहे हैं, तो बास्केटबॉल के लिए हमारे पास एक जनरल एंड्योरेंस होना चाहिए। क्या जनरल एंड्योरेंस होना चाहिए? कि स्पीड एंड्योरेंस होना चाहिए, है ना? बेसिक एंड्योरेंस मतलब आप क्या सीढ़ी चढ़ पा रहे हो, आप केदारनाथ घूमने गए हो, वहां पे आप जा पा रहे हो। नॉर्मल बेसिक एंड्योरेंस डेली एक्टिविटी से रिलेटेड हो सकता है, ये वॉकिंग करना, स्विमिंग करना, ये करना। जनरल एंड्योरेंस मतलब किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आपको एक जनरल एंड्योरेंस रिक्वायर्ड होता है। इट कैन बी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज, राइट? मूवमेंट ऑफ जनरल नेचर अंडर कंडीशन ऑफ फटीग। क्लियर है? स्पेसिफिक एंड्योरेंस मतलब टोटली स्पेसिफिक टू एंड्योरेंस। 100 मीटर का अलग रहेगा, 1500 मीटर का अलग रहेगा। एल्कलाइन रिजर्व क्या होता है? एल्कलाइन रिजर्व, यस एनीवन? एल्कलाइन रिजर्व एल्कलाइन रिजर्व कोई बताएगा? पूछा गया था यूजीसी नेट में, इसके पहले के पहले वाले में। व्हाट इज नो alkaline reserve? I am asking about alkaline reserve. Yes, 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 yes. That is a pH. Right, right. That is a pH level. Okay, but I am asking, you are saying right about this in respect of pH level, but I am asking just normal bicarbonate loading, और वी कैन से, सॉरी, व्हाट वी कैन से, बफरिंग कैपेसिटी। कितना हमारी बॉडी में बफरिंग कैपेसिटी है? बफरिंग कैपेसिटी में क्या है? बाइकार्बोनेट है, बफर, है ना? तो जो लैक्टिक एसिड बनता है बॉडी में, उसको नॉर्मलाइज कर सके, तो ये एल्कलाइन रिजर्व पे डिपेंड करता है। हमारी बॉडी में एल्कलाइन रिजर्व अच्छा है, मतलब बफर अच्छा है, बफरिंग कैपेसिटी, तो क्या होगा? लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन का इतना इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है? फॉक्स एंड कॉस्टिल के अनुसार मैराथन रनर्स रिक्वायर्ड 5 to 10% लेस एनर्जी देन मिडिल डिस्टेंस रनर। तो देखो, लॉन्ग डिस्टेंस रनर की कैपेसिटी, लॉन्ग डिस्टेंस रनर की कैपेसिटी इकोनॉमी बहुत अच्छी होती है, उनको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर सेम पेस में रनिंग करे कोई भी, तो लॉन्ग डिस्टेंस रनर को रिक्वायरमेंट एनर्जी कम रहेगी, क्योंकि उनकी इकोनॉमी ज्यादा है। गुड रनर्स रेज लेयर सीजी लेवर हायर, लेस हायर। जो रनर्स होते हैं ना, अच्छे रनर्स होते हैं ना,
उनका आपको सीजी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं दिखेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में बहुत ज्यादा वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा। अपने सीजी को वो लोअर करके रखते हैं, बहुत ज्यादा वर्टिकल जंप नहीं लेंगे, वो फोर्स लगाएंगे हॉरिजेंटली। गुड रनर्स क्या है, गुड रनर्स में आपको वर्टिकली सीजी में फ्लक्चुएशन नहीं दिखेगा, है ना। हॉरिजेंटली ज्यादा फोर्स लगाते हैं वो, वर्टिकली जंप नहीं करते, अननेसेसरी जंपिंग मूवमेंट। गॉट इट।